अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट के बारे में। इससे पहले हम प्लानिंग में दो तरह के पार्ट्स को देख चुके हैं, जिसमें एक पर्पस था, एक ऑडियंस था। ठीक है, अब इसमें ही हम एक और चीज़ का इजाफा करते चलें अपनी प्लानिंग में, कंटेंट का। तो कंटेंट क्या होता है? कंटेंट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन दैट इज एडेड इन द कम्युनिकेशन। आप जो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को जो आप के एक कहते हैं किताबचे में शामिल है, या आपने कोई मेमो लिखा हुआ है, कोई लेटर लिखा हुआ है, उसमें जो मवाद शामिल है उसको बोलते हैं कंटेंट। ठीक है, आपका कंटेंट होती है आपकी जो राइटिंग उसमें लिखी होती है, उसे कंटेंट बोलते हैं, जो आप अपनी ऑडियंस के सामने पेश कर रहे होते हैं। इट मे बी अ परसुएसिव मैसेज, रिस्पॉन्स टू एनी क्यूरी। वो एक परसुएसिव मैसेज हो सकता है, रिस्पॉन्स हो सकता है, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया है, किसी की जो क्यूरी है उसका एक रिस्पॉन्स हो सकता है, डिटेल्स हो सकती हैं, और फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग के बारे में, और एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट अ सेंडर वांट्स टू शेयर विद द रिसीवर। मैंने बोला था ना कि कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक सेंडर, आप एक सेंडर हैं, आपको सुनने वाला रिसीवर है और रेसिपिएंट है। अब जो इन्फॉर्मेशन आप रिसिपिएंट यानी रिसीवर्स को, ऑडियंस को शेयर कर रहे हैं, वो आपका कंटेंट है। अब द कंटेंट देयरफॉर वुड बी शेप्ड बाय, जो कंटेंट होता है उनको किस चीजों से शेप किया जाता है? व्हाट कंस्टिट्यूट्स ए मैसेज। ठीक है, वो मैसेज किन चीजों पर मुश्तमिल है? इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड, यानी जो इंफॉर्मेशन उसमें है वो जो उसमें शेयर की जा रही है। हाउ इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, और उस जो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जा रहा है। अब देखिए, इसमें लिखा है स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। इसका क्या मतलब है? स्ट्रक्चर है आपका कि आपका जो मैसेज है उसका स्ट्रक्चर क्या है। वो एक लेटर की शेप में है, वो वैसे ही एक पेज पे लिखा हुआ है, वो एक मेमो की शेप में है, या वो एक रिपोर्ट की शेप में है, या ईमेल की शेप में है। ठीक है, ये होता है आपका स्ट्रक्चर। स्टाइल क्या है? उसको भेजने का तरीका। इसमें क्या चीजें आ जाती हैं? मीडियम आ जाता है आपका, यानी चैनल आ जाते हैं। ठीक है, आप उसको किस तरह से भेज रहे हैं? ठीक है, ईमेल के थ्रू, विया टेलीफोन, विया मैसेज। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कंटेंट में दो तरह से चीजों को शेप किया जा रहा होता है। एक तो वो जो आप उनसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, और दूसरी बात उसको ऑर्गेनाइज करना कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और इसका स्टाइल कैसे है, कि जिसके थ्रू आप उसको ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ये बात थी कंटेंट में। कंटेंट को मजीद आसान बनाने के लिए इसकी इंफॉर्मेशन जो मजीद हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, वो मैं यहाँ पर अभी लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ आ जाए। तो कंटेंट को हम इजी वर्ड्स में कुछ इस तरह से बयान कर सकते हैं। कंटेंट इज द वर्थ ऑफ एनी मैसेज। ठीक है, मैसेज का क्या है, यानी जो उसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब इसमें इसको डिस्क्राइब किया गया है इजी वर्ड्स में। इट इज द फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, इट इज द फैक्ट्स एंड फिगर्स, आइडियाज and opinions that we transmit through emails, conversations, memos, आपके नोट्स हो सकते हैं जो आप किसी बुलेटिन बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे होते हैं। इट इज एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। कंटेंट आपका कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसे आप वर्ड्स में बयान कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर मैं एक बार फिर सिंपल सा बता देता हूँ। कंटेंट आपकी इंफॉर्मेशन होती है, आइडियाज हो सकते हैं, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, आपकी स्टोरीज हो सकती हैं जो आप लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसी भी कोई भी चीज हो सकती है जिसे लफ्जों में बयान किया जा सके, उसे कंटेंट बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके जो कंटेंट में कुछ पार्ट्स आते हैं उसकी तरफ, जिसमें सबसे पहला पार्ट है आपका मैसेज। मैसेज क्या होता है? ठीक है, मैसेज इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज क्या होता है? आप किसी को मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। ठीक है, क्या होती है जी? वो आप कोई बात करना चाहते हैं, ठीक है, अपने दोस्त से बात शेयर करना चाहते हैं। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, तो ठीक है, आप मुझे क्या करते हैं? मैसेज करते हैं ना, कि ये मेरा मैसेज है, ये मेरा जो मेरी कम्युनिकेशन है उसका एक ऑब्जेक्ट है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। तो यही, अ मैसेज इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन
द कम्युनिकेशन डेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, आप मुझे कोई एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई न्यूज़ दे सकते हैं, और रिक्वेस्ट कोई दरख्वास्त कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है, मैसेज का इसको ट्रांसलेट किया जाए तो क्या कहते हैं, पैगाम। आप पैगाम एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। अब उसमें पैगाम कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन हो जाए, कोई नसीहत हो जाए, कोई आपकी ये खबरें वगैरह हैं, कोई मैसेज आप शेयर कर देते हैं, न्यू पैकेजेस आते हैं वो अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो ये क्या कर रहे होते हैं, आप मैसेज दे रहे होते हैं एक शख्स से दूसरे शख्स को। इट कुड बी अंडरलाइन आइडिया और थीम इन एन एडवर्ट। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अ नोटिस और अनाउंसमेंट प्रोमोटिंग अ प्रोडक्ट सर्विस और इवेंट और पब्लिसाइजिंग अ जॉब वैकेंसी, ठीक है। किसी आइडिया या थीम को ये अंडरलाइन कर रहा होता है, किस तरह से। अब देखें, मैंने अपने यूट्यूब चैनल की जो कम्युनिटी टैब होती है वहां पे मैंने एक स्टोरी लगाई कि हम पीआरसी के लेक्चर अपलोड करेंगे, तो मैंने ये अनाउंसमेंट की है ना आपसे। अपने मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी एक नोटिस दिया था कि हम इस तारीख से अपने पीआरसी के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या चीज़ हुई, ये हमने एक नोटिस एंड अनाउंसमेंट दी हुई है उनको। अब हम जो हमारे एएफसी के टेस्ट पोर्टल थे या कैफ के टेस्ट पोर्टल हैं, हम उनकी प्रोमोशन करते हैं ताकि बच्चे आगे फी पे करके उनके टेस्ट दें, तो ये क्या चीज़ है, प्रोमोटिंग अ प्रोडक्ट। हम एक चीज़ जो है वो सेल कर रहे होते हैं, आप खरीद रहे होते हैं। सर्विसेज और इवेंट और पब्लिसाइजिंग अ जॉब वैकेंसी, जहाँ पे जिन फर्म्स में, जिन बैंक्स में जॉब की वैकेंसी, जॉब्स की सीट्स खाली होती है गवर्नमेंट सेक्टर्स वगैरह में, वो एक जॉब वैकेंसी का इश्तिहार अखबारात में देते हैं या आपको मैसेजेस के थ्रू आ रहा होता है, तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। और द सेंट्रल कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट पासिस फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर, ठीक है। कंटेंट और इंफॉर्मेशन दैट पासिस फ्रॉम अ सेंडर और अ रिसीवर, कोई भी चीज़ है ना। आप देखिए कंटेंट और इन्फॉर्मेशन या आपका जो मैस आपके जो इन्फॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इसका प्राइमरी पार्ट है। इसमें एक एग्जांपल देखेंगे हम। अच्छा, इन बिजनेस टर्म्स में हम मैसेज के एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या होता है। अ मैसेज जो है उसकी एग्जांपल्स में एन आंसर टू अ क्वेश्चन, जो मैसेज है वो किसी क्वेश्चन का एक आंसर हो सकता है। इंफॉर्मेशन डेट द रेसिपिएंट शुड रिमेंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, मुस्तकबिल में जो रेफरेंस यूज़ होगा उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो एक रेसिपिएंट जो है वो याद दहानी उसकी करा सकता है आपको कि मैंने आपको जॉब का बोला था उसके लिए कुछ बना, तो ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी काम आ सकता है। कॉमनली रेफर्ड एज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये वर्ड यूज़ होता है ना। इसकी शॉर्ट टर्म में FYI। अ फीडबैक टू अ मैसेज और एन एक्नॉलेजमेंट टू अ क्यूरी रिसीव्ड, कोई देखें, आपने दराज ऐप से एक प्रोडक्ट ली लेकिन वो अच्छी नहीं निकली, तो आप एक्नॉलेज उनको करवा सकते हैं, आप उनकी क्यूरी जो है अपनी वो उनको भेज सकते हैं मैसेज के थ्रू कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं निकली। वो इतने अच्छे तो है नहीं कि आपको वापस करके देंगे चाहे जो भी है, लेकिन मेरा मतलब है कि आपको बात समझाना था। फीडबैक टू अ मैसेज, अब देखें कुछ बच्चे ना पहले एएफसी के पेपर दे के आते थे, तो वो आके फीडबैक्स देते थे कि कैसा पेपर आया स्टूडेंट्स को, ताकि जिन स्टूडेंट्स का सेकंड टाइम थर्ड टाइम पेपर होता था उनको पता लग जाता था, आइडिया हो जाता था कि ऐसा पेपर आ रहा है, तो ये फीडबैक होती है, ठीक है, किसी भी मैसेज की। अब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप मुझे फीडबैक देते हैं, यार सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, यानी आप एक फीडबैक मैसेज मुझे दे रहे होते हैं। अ कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से कुछ पूछना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आस्किंग द रेसिपिएंट टू डू समथिंग, किसी चीज का कुछ करने के लिए आपने रेसिपिएंट को बोला हुआ है या वो पूछ सकता है। कॉल टू एक्शन बटन, आपने काफी वेबसाइट्स पे देखा होगा, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, एक कॉल टू एक्शन बटन होता है कि आप हमसे लाइव चैट वगैरह या कोई भी कंटेंट वगैरह बात कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी हमने ऊपर बात की कि मैसेज की साख्त के आप उसे किस अंदाज में, किस लिहाज से भेज रहे होते हैं। स्ट्रक्चरिंग अ मैसेज इन्वॉल्व डिसाइडिंग हाउ यू से व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सेड, ठीक है। आप किस तरह से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं किसी भी चीज को कहने के लिए। जैसे मैंने बात की थी, आप अगर मैसेज भेजना चाह रहे हैं, किसी को मैसेज देना चाह रहे हैं, आप उसे लेटर के थ्रू दे रहे होते हैं, ईमेल के थ्रू दे रहे हैं, मैसेज के थ्रू दे रहे हैं, तो ये जो जिसके थ्रू दे रहे हैं उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर। की कंसिडरेशन इंक्लूड वॉल्यूम, अब यहाँ पे वॉल्यूम आवाज वाला वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, ये मैसेज यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, कंटेंट की।
ये ज़्यादातर आपने इंटरमीडिएट मैट्रिक्स की फिजिक्स की बुक्स में भी आप वॉल्यूम पढ़ते हैं, तो वहाँ उसका मतलब हमारा मोबाइल वाला वॉल्यूम या लैपटॉप का वॉल्यूम नहीं होता। रेफर्स टू द लेंथ ऑफ द कंटेंट, आपका जो कंटेंट है, आपने जो मैसेज लिखा है उसकी लेंथ कितनी है, कितना बड़ा है वो, ठीक है, शॉर्ट है क्या लेंथी है, इस तरह से। ऑल्दो देयर इज नो पार्टिकुलर लिमिट, कोई खास लिमिट नहीं है टू द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ, ठीक है। ऑल्दो देयर इज नो पार्टिकुलर लिमिट, कोई खास लिमिट नहीं है अल्फाजों की किसी भी सेंटेंस या पैराग्राफ में, बट समटाइम्स वर्ड लेंथ और वॉल्यूम एक ही बात है ऑफ द कंटेंट इज स्पेसिफाइड इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। लेकिन कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं यानी मजमून, जहां पर बताना पड़ता है कि इसका वॉल्यूम, वर्ड्स की लेंथ वगैरह इतनी है, ठीक है। जैसे अब आई कैप में ही WST के एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर आपको एक ऐसे लिखना होता है, उसमें अब ना ऐसे वर्ड्स की लिमिट तो नहीं होती, होता है कि आप क्या कहते हैं 250 टू 300 वर्ड्स का एक ऐसे लिखें। ये मैं ऐसे एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आप इतने अल्फाज का एक ऐसे लिखें, तो वो एक क्या कहते हैं कम्युनिकेशन में उन्होंने एक लिमिट सेट की होती है कि आप इतने, मैं एट लीस्ट इतना होना चाहिए, आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें एक एग्जांपल दिया, अ रिपोर्ट वुड इंक्लूड फ्रीक्वेंट हेडिंग्स एंड समरीज कंपेयर टू अ रिज्यूम, रिज्यूम आपकी CV वगैरह, विच वुड बी हेडिंग्स विद रादर शॉर्टर इंफॉर्मेशन पॉइंटर्स। दोबारा से पढ़ें, अ रिपोर्ट वुड इंक्लूड, एक रिपोर्ट में फ्रीक्वेंट हेडिंग, फ्रीक्वेंट होती है जो वाजे नजर आने वाली होती हैं या जो मोस्ट रिपीटेड होती हैं, इंक्लूड फ्रीक्वेंट हेडिंग्स एंड समरीज, रिपोर्ट में फ्रीक्वेंट हेडिंग्स एंड समरीज होती हैं एज कम्पेयर टू रिज्यूम, CV में नहीं, इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। विच वुड बी हेडिंग्स विद रादर शॉर्टर इन्फॉर्मेशन पॉइंटर, रिज्यूम में छोटी छोटी सी चीजें लिखी होती हैं, जबकि रिपोर्ट में तो आपने कंप्लीट रिपोर्ट देनी होती है ना, हर तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह भी देनी होती है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अब रेलीवेंस की। इसमें रेलीवेंस क्या होता है, रेलीवेंस सेम एज दैट रेलीवेंट, आप जो आइडिया बताना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस को, ठीक है, जो आपका मेन टॉपिक है, मेन आइडिया है, उसके रेलिवेंट होना चाहिए, इरेलीवेंट नहीं होने चाहिए। रेलिवेंट बात करेंगे तो ही कामयाबी की तरफ गामसन रहेंगे। अब जैसे मैं आपको PRC का लेक्चर दे रहा हूँ, मैं बीच में MBBS की कोई किताब पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो ये रेलिवेंट तो नहीं है ना आपके सब्जेक्ट के। द प्राइमरी मैसेज फॉर द कम्युनिकेशन should directly further the objective of the communication and must fulfill the पर्पस इंटेंडेड, उसमें ऐसी बात करनी है जिससे आपका जो आपका मेन आइडिया है उसका पर्पस पूरा हो रहा हो, ठीक है, डायरेक्टली। ये नहीं है कि उसमें अपनी कोई और चबले मारना शुरू कर दें ऐसे नहीं है। देयरफॉर पैराग्राफ्स मस्ट बी टू द पॉइंट, उसी टॉपिक के टू द पॉइंट होनी चाहिए जो आप कंटेंट दे रहे हैं अपनी ऑडियंस के सामने। अवॉइड इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मैं कह रहा था ना इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से परहेज करना है। एंड लिंक्ड विद सब्सीक्वेंट पैराग्राफ्स, जो आप कंटेंट पीछे यूज कर रहे होते हैं वही आपने यूज करने हैं, ठीक है। इसमें बात की गई, मैं अगेन बता देता हूँ, पैराग्राफ मस्ट बी टू द पॉइंट होने चाहिए, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, एंड लिंक्ड विद सब्सीक्वेंट पैराग्राफ्स, जो आप पैराग्राफ्स पहले यूज कर रहे होते हैं उसी के साथ मिलता जुलता कंटेंट होना चाहिए। अब ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरा गौर से सुनिएगा। पैराग्राफ्स विद इन अ हेडिंग मस्ट रिमेन रेस्ट्रिक्टेड टू द टॉपिक, क्या मतलब हुआ, अब एक टॉपिक है, उसमें आपकी मेन हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के नीचे आप 3-4 लाइंस का पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो आप रेस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, आप पे रेस्ट्रिक्शन है, आप पे पाबंदी लग चुकी है। उसी टॉपिक की जो मेन हेडिंग है, जो आपका पैराग्राफ है, वो भी उसी के रेलिवेंट होना चाहिए, इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी, पहली लाइन का मतलब ये है, ठीक है। विद इन द सेम हेडिंग, नेक्स्ट, विद इन द सेम हेडिंग, उसी हेडिंग में आइडियाज मस्ट बी क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड इनटू लॉजिकल सब कैटेगरीज इफ रिक्वायर्ड। उसी हेडिंग में अगर आप आइडियाज को क्लासिफाई करना चाहते हैं, फैक्ट एंड फिगर बताना चाहते हैं, तो आप उनको छोटी छोटी कैटेगरीज में तोड़ सकते हैं, लेकिन इररेलीवेंट नहीं होना। आप जो लॉजिकल सब कैटेगरीज अगर रिक्वायर हैं तो बनाएंगे, ठीक है, अगर आप मजीद उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ दें, लेकिन जो आप उसमें इंफॉर्मेशन जो आपकी होगी वो उसी के रेलिवेंट होगी, ठीक है। आगे एक एग्जांपल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अ रिपोर्ट डिटेलिंग, एक रिपोर्ट है जो बता रही है रीजंस फॉर डिक्लाइन इन सेल्स, सेल्स में
जो डिक्लाइन आया है, जो कमी आई है, उनकी वजूहात, उनकी रीजंस, ठीक है, क्या वजह है। मस्ट ग्रुप टुगेदर एविडेंसेस एंड डाटा फॉर ईच रीजन इन अ सेपरेट हेड और पैराग्राफ। अब एक रिपोर्ट बनाई है आप जिसमें बताना चाहते हैं कि सेल्स में डिक्लाइन, डिक्रीज क्यों आया है, ठीक है। अब आप जब बता रहे हैं, जो उसमें आप एविडेंस लगाएंगे, जो प्रूफ लगाएंगे कि क्यों आया है, जो रीजंस आप बता रहे होंगे, वो उसी रिपोर्ट के रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर ईच रीजन इन अ सेपरेट हेड और पैराग्राफ। अब आपने बताया कि इसमें क्या रीजंस हैं, पहले आप रीजन बताएंगे, सेपरेट उसका हेड बनाएंगे रीजंस। जैसे आप हेडिंग बनाते हैं किसी भी टेस्ट की, किसी भी टॉपिक की, फिर उसका पैराग्राफ जो बनाएंगे उसी के रेलिवेंट होगा। पहले आप रीजंस बता रहे होंगे, फिर आप एविडेंसेस देंगे, वो एविडेंसेस की हेडिंग देंगे, जो पैराग्राफ लिखेंगे उसमें एविडेंसेस के हवाले से बातें लिख रहे होंगे। फिर आप एक कंक्लूजन बताएंगे कि इस वजह से हुआ था, ये मेरा नतीजा है। फिर जो नतीजे के तौर पे जो बातें की जाएंगी वो कंक्लूजन की हेडिंग में आएंगी या पैराग्राफ में आएंगी, ठीक है। ये इस तरह से रेलिवेंट लेके चलना है, रेलिवेंस का मतलब यही था। आज का लेक्चर यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।